राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जो हमारे बादशाहपुर के विधायक हैं राव नरबीर जी, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और अक्सर अपने हल्के बयानों के लिए मशहूर हैं। ऐसा बयान देते हैं जो कम से कम एक मंत्री को नहीं देना चाहिए। कभी जाति पे बयान दे देंगे, कभी जाट गैर जाट कर देंगे, कभी अपनी ही पार्टी के नेता राव इंद्रजीत के खिलाफ बोल देते हैं। अब उनका ताज़ा बयान सुनिए। उन्होंने नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में, मंच पर नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, उन्होंने ये बयान दिया कि अहीरवाल की जनता की ये शुरू से ही इच्छा है कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने, और इस तमन्ना को लेकर बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए, और बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे होने वाले हैं। उनका सीधा सीधा जो मजाक कर रहे थे वो राव इंद्रजीत का कर रहे थे, क्योंकि अब वही उम्र दराज हैं। तो उन्होंने, जो नायब सिंह सैनी हैं, उनको ये कहा कि आप एक बार गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ लीजिए, हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाएगी कि हमारे अहीरवाल से भी कोई मुख्यमंत्री बन गया। तो इससे हल्का बयान तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं राव साहब नरबीर को एक बात कहूँगा कि राव साहब, आदमी को कुछ करने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, दूसरा आदमी कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये इस चीज़ के बारे में आप भूपेंद्र हुड्डा से सीखो। हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद 1 साल तक खाली रखा था कांग्रेस ने, लेकिन हुड्डा अड़ा रहा कि अगर मेरी जगह किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया तो मैं अपने 31 विधायकों को, 37 में से 31 विधायक हुड्डा के हैं, उनको लेके और अलग पार्टी बना लूँगा। आखिरी में 1 साल के बाद पार्टी को झुकना पड़ा और लीडर ऑफ अपोजिशन आज हुड्डा ही है। तो आप भी ऐसे ही करो। अगर 10 विधायक आपके हैं वाकई में, जैसा कि दावा किया जाता है कि जो अहीरवाल है उससे 10 विधायक, और 10 विधायकों का ही खेल है, अगर भाजपा को छोड़ के 10 विधायक कांग्रेस की तरफ आ जाएं तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो अपने 10 विधायकों को लेकर किसी कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जाके बैठ जाते, अपने आप ही बीजेपी घुटनों पर आ जाती। पर खैर, ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है, क्योंकि आपने मन से ये समस्या उठाई, इसलिए हमने समाधान बता दिया। खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति को अब कैसे ख़त्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा हरियाणा के अंदर कि हमने 48 सीटें जीती हैं, लेकिन 42 सीटें हारी भी हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 56 इंच के महामानव के राज में हरियाणा जैसे राज्य में 42 विधानसभा की सीटें भाजपा हार जाए। और उस सब के पीछे उनको जो आदमी नज़र आता है वो भूपेंद्र हुड्डा और कुछ हद तक कुमारी सैलजा। ये दोनों हरियाणा के वो सूरवीर नेता हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की राजनीति ख़त्म करने पर भी लगे हुए। और इन दोनों की राजनीति भाजपा ख़त्म करने पर तुली है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ दोस्तों कि हमारे जो महामानव हैं, जो चाणक्य हैं, जो महामानव की सारी राजनीति को की रूपरेखा तैयार करते हैं, जब उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसों को किनारे कर दिया, तो उनको विपक्ष का कोई नेता कैसे गवारा होगा, जो इस माहौल में भी जिसका जनाधार हो, और जिनका जनाधार था कुछ जेल में गए हैं, और जो जेल में नहीं गए हैं उनकी राजनीति ख़त्म करने के लिए कहीं पर SIR किया जा रहा है, कहीं वोट काटे जा रहे हैं, कहीं वोट जोड़े जा रहे हैं। और अब एक नया पैंतरा आया है दोस्तों, परिसीमन। तो पूरे देश में परिसीमन होगा, काफ़ी सीटें बढ़ाई जाएंगी और काफ़ी सीटें ख़त्म भी की जाएंगी। जहाँ जहाँ जो नेता मजबूत है विपक्ष का, उसकी सीट ही ख़त्म कर दी जाएगी, और अगर ख़त्म नहीं करी तो उस सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा ताकि वो वहाँ से चुनाव ही ना लड़ सके। जैसे हरियाणा में जो भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा गढ़ी, सांपला, किलोई, जहाँ से हुड्डा परिवार कभी चुनाव नहीं हारता, उस सीट को कह रहे हैं कि रिजर्व कर दिया जाएगा। और हुड्डा की
जो रोहतक लोकसभा है, या तो उस रोहतक लोकसभा को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका अस्तित्व मिटा के उसको 2-3 लोकसभाओं में उसके टुकड़े टुकड़े करके जोड़ दिए जाएंगे, या उसका नाम बदल के अब झज्जर लोकसभा कर दिया जाएगा और झज्जर लोकसभा को भी रिजर्व कर दिया जाएगा। तो फिर हुड्डा बाप बेटे क्या करेंगे? उनकी राजनीति के सारे दरवाजे बंद करने का भाजपा ने प्लान बना लिया है। हरियाणा में अब कहते क्या हैं, रियलिटी है। 90 विधानसभा और 10 लोकसभा की सीटें हैं। अब 126 विधानसभा हो जाएंगी और लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 14। ऐसा बताते हैं परिसीमन के बाद होने वाला है 2029 के चुनाव से पहले। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भाजपा कमज़ोर है वो ज़िले कौन से हैं? रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात। ये वो ज़िले हैं जहाँ भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलती है। तो इन ज़िलों के अंदर बहुत गहन सघन पुनरीक्षण चल रहा है, और कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, कौन सी लोकसभा की सीटें हैं, वो बीजेपी ख़त्म करने वाली हैं। तो जो बीजेपी के टारगेट पर विधानसभा हैं उसमें बताते हैं कालावली, गढ़ी सांपला, किलोई, उकलाना, कलानौर, सावाद जैसी सीटें हैं। और एक बेरी सीट भी है जहाँ से रघुवीर काद्यान 7 या 8 बार विधायक बने, या तो वो भी सीट रिजर्व कर दी जाएगी या उस सीट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि जब 2024 के पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कांग्रेस ने 5 लोकसभा की सीटें जीती थी। उसी के बाद में ये कयास लगने शुरू हुए थे कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में भी चुनाव जीतेगी। तो जो 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसमें एक तो भूपिंदर सिंह हुड्डा का जो गढ़ है रोहतक वो था, और एक कुमारी सैलजा का गढ़ सिरसा था। इसके अलावा हिसार था। इसके अलावा दोस्तों अम्बाला था और सोनीपत। ये 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें 2 ही गढ़ बच पाए, या ये कह लो तीसरा अम्बाला भी काफ़ी हद तक बच पाया। बाकी सोनीपत और हिसार ज़िले में भाजपा ने जैसे भी किया, उसने चाहे उसने वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए या कुछ भी किया, लेकिन इन 2 गढ़ों को हुड्डा से छीन लिया। तो उसके मैं आपको अभी आंकड़े बताता हूँ दोस्तों कि ये रोहतक और सिरसा, ये 2 गढ़ कैसे मजबूत किले कांग्रेस के बने हुए हैं, और यही दोनों गढ़ भाजपा की आंखों में खटक रहे हैं। इन दोनों सीटों को ख़त्म करने का पूरा प्लान भाजपा ने बना लिया है। रोहतक का तो मैंने बताया, रोहतक लोकसभा को ख़त्म किया जाएगा, और उसके अल्टरनेटिव में जो लोकसभा बनेगी उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। तो हुड्डा कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये रास्ते ही बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे ही जो सिरसा लोकसभा है उसको जर्नल कर दिया जाएगा, तो सैलजा वहाँ से चुनाव कैसे लड़ेगी? और जर्नल से लड़ेगी तो जर्नल के सामने फिर उनके सामने उम्मीदवार भी कोई जर्नल ही आएगा, फिर वहाँ जाति का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों, रोहतक के अंदर जो 9 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से केवल 1 सीट बीजेपी ने जीती थी, कोसली। बाकी सारी सीटें बीजेपी हार गई थी। रोहतक, झज्जर, बादली, किलोई, बेरी, महम, कलानौर। एक खाली बहादुरगढ़ है जो निर्दलीय को आई थी, और एक कोसली जो कि अहिरवाल की सीट है वो खाली भाजपा को आई थी। और दोस्तों, यही सिरसा में भी हुआ था। सिरसा के अंदर बीजेपी खाली नरवाना सीट जीती थी। वहाँ पर कांग्रेस सिरसा, एलनाबाद, कलावली, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया ये सीटें जीत गई थी, और 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल की आई थी, रानिया और डबवाली। तो ये 2 लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, और इन दोनों सीटों को रिप्रेजेंट करते हैं जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा और दलित नेता सिरसा से कुमारी सैलजा। तो इन दोनों सीटों को अभी निशाने पर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो सोनीपत है जहाँ से कांग्रेस जीती थी, वो गढ़ जीत लिया विधानसभा में बीजेपी ने। सोनीपत से दोस्तों 9 में से 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी ने जीती। उनमें एक राई, खरखोदा, सोनीपत, इसके अलावा गोहाना, सफीदो और जींद, और कांग्रेस खाली बड़ौदा और जुलाना तक सीमित रह गई। ऐसे ही दोस्तों हिसार के अंदर हुआ। हिसार लोकसभा सीट तो कांग्रेस ने जीती थी,
लेकिन विधानसभा में हांसी, बरवाला, नलवा, उचाना और भवानी खेड़ा बीजेपी ने जीत ली और कांग्रेस के हिस्से में आई खाली आदमपुर, उकलाना और नारनौंद और हिसार निर्दलीय ने जीती। अब अम्बाला कैंट की अगर बात करें अम्बाला लोकसभा की बात करें, इसमें 6 कांग्रेस ने जीती, 3 बीजेपी ने। अम्बाला कैंट बीजेपी, अम्बाला सिटी कांग्रेस, नारायणगढ़ कांग्रेस, पंचकुला कांग्रेस, कालका बीजेपी, मुलाना कांग्रेस, सढौरा कांग्रेस, जगाधरी कांग्रेस, यमुनानगर बीजेपी, यानी 6 कांग्रेस 3 बीजेपी। तो ये गढ़ कुछ हद तक कांग्रेस का बच गया। हो सकता है अम्बाला सीट भी अब बीजेपी के टारगेट पर हो। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक तो परिसीमन होगा और दूसरा एक चीज़ और होने वाली है हरियाणा के अंदर। अभी जो 126 विधानसभा बनाई जाएंगी उसमें शहरी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ग्रामीण सीटों की संख्या कम की जाएगी। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे शहर होता है ना दोस्तों, जितना अर्बन एरिया होता है उसमें बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारती। गुजरात में बीजेपी इतने लंबे समय से 25-30 साल से जो राज कर रही है उसके पीछे यही कारण है कि गुजरात के अंदर शहरी सीटें ज़्यादा हैं, ग्रामीण सीटें कम हैं और इसीलिए गुजरात भाजपा का अवैध गढ़ बना हुआ है, कभी भी उसको कोई भेद नहीं सकता। और जहाँ पे गांव की आबादी ज़्यादा होगी, ग्रामीण सीटें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर बीजेपी हमेशा चुनाव हारती ही हारती है। गुजरात का भी अगर आप सर्वे उठा के देख लो, जितना ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और जितना शहरी अर्बन एरिया वहाँ बीजेपी मजबूत है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कि 2 सीटें, 2 लोकसभा की सीटें यूपी की गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, उनमें 5-5 विधानसभा हैं। ये पाँचों की पाँचों विधानसभा हमेशा बीजेपी जीतती है, क्योंकि ये 5 की 5 विधानसभा गौतम बुद्ध नगर की और 5 की 5 विधानसभा गाजियाबाद की शहरी सीटें हैं। यहाँ पर कभी भी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। ऐसे ही गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जो शहरी सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाती। मैं आपको बाहरी दिल्ली का भी इतिहास बताता हूँ। जब तक बाहरी दिल्ली देहात था हमेशा यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतती थी। बीजेपी यहाँ उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर सकती थी, करती भी नहीं थी। कभी सांसद का चुनाव भी भाजपा ने नहीं लड़ा जब तक साहब सिंह वर्मा उनके नेता नहीं बने थे। 1989 तक, 1989 में साहब सिंह वर्मा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उससे पहले तक यहाँ हमेशा कांग्रेस ही जीतती थी, या कांग्रेस के मुकाबले में लोक दल या जनता पार्टी। तो जैसे ही बाहरी दिल्ली का शहरीकरण हुआ, ये अवैध गढ़ बन गया भाजपा का। अब बाहरी दिल्ली से सारी की सारी सीटें भाजपा को ही आती हैं। तो हरियाणा में भी ये होने वाला है दोस्तों। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जो हरियाणा के जो ज़िले दिल्ली से लगते हुए हैं उनका जल्दी से शहरीकरण होगा। गुड़गांव फरीदाबाद का तो हो चुका है। अभी जो झज्जर ज़िला है, जो सोनीपत ज़िला है और उसके बाद रोहतक है, इनका अगले 10 साल में पूरी तरीके से शहरीकरण हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको जो उम्मीदवार मिलेंगे वो भी लोकल की जगह बाहर के ही लोग आके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर भाजपा को हराने वाला हरियाणा में कम से कम कोई भी नहीं होगा। तो ये है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जिसके सहारे वो जो विपक्ष में कुछ नेता ऐसे बचे हैं जिनका कुछ जनाधार है, उनकी राजनीति को अब ख़त्म करेगी, परिसीमन के रास्ते से या शहरीकरण के रास्ते से। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, मैं अभी आपको QR कोड दिखाऊंगा, उसको स्कैन करके आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उससे मुझे मजबूती मिलेगी, आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों ये है वो QR कोड जिसको स्कैन करके आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आप मेरी आर्थिक मदद करेंगे। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।